सभी स्टूडेंट्स का साइंस क्रिस्टल क्लासेस में स्वागत है। और आज की क्लास में अपन रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का जो टॉपिक चल रहा था उसमें आगे की बात डिस्कस करेंगे। और इसमें अपन डिस्कस करते हैं फ्यूजन फॉर्म में निम्न शब्द समीकरण को रासायनिक समीकरण में परिवर्तित करके संतुलित या असंतुलित समीकरण की जांच करो। और यहाँ पे जो शब्द समीकरण है वो है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल इन दोनों की रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन और हाइड्रोजन गैस। ये अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सोल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो शब्द समीकरण अपने को दी है इसको रासायनिक समीकरण में परिवर्तित करेंगे। तो इसको रासायनिक समीकरण में परिवर्तित करने के लिए अपन क्या करेंगे, तत्व की जगह तत्व का सिंबल लिखेंगे और यौगिक की जगह यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखेंगे। यहाँ जिंक का सिंबल या प्रतीक जेड है। सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र ZnSO4 होता है और हाइड्रोजन का गैस का H2 होता है। अपने को इस रासायनिक समीकरण की पहचान करनी है कि यह समीकरण संतुलित है या असंतुलित समीकरण है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अभिकारक व उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या की तुलना करेंगे। इसके लिए अपन एक टेबल का फॉर्मेशन करेंगे। तत्व अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या यहाँ अभिकारक में तत्व कौन कौन से उपस्थित हैं, तो जिंक तत्व है, H2SO4 में हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन।
ये चारों तत्व अभिकारक में उपस्थित हैं। अब जिंक तत्व अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, तो अपन जिंक तत्व की बात करें तो अभिकारक में जिंक जो तत्व है इसका केवल एक परमाणु उपस्थित है। उत्पाद में जिंक की बात करें तो यहां भी एक परमाणु उपस्थित है, क्योंकि जिंक के पैरों में कुछ नहीं लिखा है और इसके गुणांक में भी कुछ नहीं लिखा, तो अपन एक मानेंगे। हाइड्रोजन की बात करें अभिकारक में तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 है। उत्पाद में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या भी 2 है, H2 लिखा है यहाँ पे। सल्फर परमाणु की संख्या अभिकारक में 1 है। सल्फर परमाणु की संख्या उत्पाद में 1 है। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या अभिकारक में 4 है। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या उत्पाद में 4 है। इस प्रकार से अपन ने टेबल का फॉर्मेशन किया है। अब इसमें अपने को यह देखना है कि अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की जो संख्या है वो समान है या नहीं है। तो जिंक तत्व की बात करें अभिकारक में संख्या 1 है, यानी अभिकारक में जिंक तत्व का एक परमाणु है और उत्पाद में जिंक तत्व का एक परमाणु है। हाइड्रोजन की बात करें तो अभिकारक में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है, उत्पाद में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है। सल्फर की बात करें तो अभिकारक में सल्फर परमाणु की संख्या 1 है और उत्पाद में भी सल्फर परमाणु की संख्या 1 है। ऑक्सीजन की बात करें तो अभिकारक में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 4 है, उत्पाद में भी ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 4 है। इसका मतलब यह हुआ कि अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है। अतः हम कह सकते हैं कि यह रासायनिक समीकरण एक संतुलित समीकरण है। इस सूची में अभिकारक व उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है। अतः यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसके बाद में बात करेंगे हिट एंड ट्रायल विधि से किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। इसके बाद में बात करेंगे हिट एंड ट्रायल विधि से रासायनिक समीकरण को
संतुलित करना। यहां शब्द समीकरण जो है वो यह है, यानी आयरन प्लस जल आपस में क्रिया करेंगे और आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। इस शब्द समीकरण को रासायनिक समीकरण में परिवर्तित करेंगे। आयरन तत्व को Fe लिखेंगे, जल को H2O लिखेंगे, आयरन ऑक्साइड को Fe3O4 लिखेंगे और हाइड्रोजन को H2 लिखेंगे। Fe आयरन, ये जल, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन है ना। तो आयरन ऑक्साइड जो इसको फेरस फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं, फेरस फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं, या मैग्नेटाइट भी कहते हैं। यहां पर ने लिखा कि हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि का मतलब होता है कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो यहां एक बार पहले हिट एंड ट्रायल विधि जो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि का मतलब है सबसे छोटी पूर्णांक संख्या का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अपन इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे तो इसके लिए कई चरणों की आवश्यकता होगी। तो 1 बाय 1 करके अपन एक एक चरण की बात करेंगे। तो इसके लिए अपन देखते हैं, इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्न चरणों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले बात करेंगे चरण फर्स्ट के बारे में। चरण फर्स्ट में अपन क्या करेंगे, इस रासायनिक समीकरण में प्रत्येक तत्व और यौगिक के चारों तरफ एक बॉक्स का निर्माण कर देंगे।
इस चरण में प्रत्येक तत्व या यौगिक के चारों ओर एक बॉक्स का निर्माण कर देंगे और इस बॉक्स में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। तो अपन बॉक्स का निर्माण करते हैं एफ ही, इसके चारों तरफ बॉक्स बना दिया अपन ने, और H2O बॉक्स का फॉर्मेशन कर दिया यहां भी, Fe3O4 यहां भी बॉक्स का फॉर्मेशन कर दिया अपन ने, और उत्पाद में लास्ट जो पदार्थ है वो हाइड्रोजन है, इसको भी अपन ने बॉक्स में परिवर्तित कर दिया। अपन इसके चारों तरफ अपन ने बॉक्स का निर्माण कर दिया है। इसके बाद में अपन बात करेंगे चरण 2 के बारे में। चरण 2 में अपन क्या करेंगे, यह जो समीकरण है, इस समीकरण के प्रत्येक तत्व की एक सूची बनाएंगे, यानी कि अपन एक टेबल का फॉर्मेशन करेंगे। इस रासायनिक समीकरण में उपस्थित प्रत्येक तत्व एवं यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या की एक सूची तैयार करेंगे। की एक सूची अपन तैयार करेंगे। तो जो सूची है वो अपन बढ़ाते हैं। अपन चरण 2 की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन जो है रासायनिक समीकरण लिखते हैं, जिसकी अपने को आवश्यकता होगी। Fe प्लस H2O से Fe3O4 का फॉर्मेशन और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन। तो चरण 2 में अपन क्या करेंगे, एक सूची का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे तत्व, उसके बाद अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, उसके बाद में लिखेंगे उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। ठीक है यहां तक।
तो अपन सबसे पहले अभिकारक में तत्व की बात करें तो एक तत्व Fe है। Fe के अलावा H2 यौगिक है, इसमें दो तत्व हैं, पहला हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। और सेम तत्व अभी उत्पाद में भी उपस्थित है, आयरन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन हो गया। अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, सबसे पहले बात करेंगे आयरन की। तो आयरन की बात करेंगे यहाँ पे, तो आयरन जो है इसकी परमाणुओं की संख्या 1 है। अपन ने कैसे पहचाना, तो Fe के बारे में कुछ नहीं लिखा है और इसके गुणांक में भी कुछ नहीं लिखा, तो अपन 1 मानेंगे। ठीक इसी प्रकार उत्पाद में बात करें आयरन परमाणुओं की संख्या, तो Fe3 लिखा है, तो यहाँ 3 हो गया। हाइड्रोजन परमाणु की बात करें अभिकारक में H2 लिखा है, 2 हो गया। और उत्पाद में भी H2 लिखा है, तो उत्पाद में भी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 हो गई। ऑक्सीजन परमाणु की बात करें अभिकारक में, तो 1 है। उत्पाद में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 4 है। तो इस प्रकार से अपन ने टेबल का फॉर्मेशन किया और इस टेबल में अपन क्या देख रहे हैं कि Fe परमाणु की संख्या अभिकारक और उत्पाद इन दोनों में अलग अलग है। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या भी अभिकारक और उत्पाद में अलग अलग है। इसका मतलब यह है कि यह जो रासायनिक समीकरण है वो एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। यह एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इस प्रकार से अपन ने चरण 2 को कंप्लीट किया है। इसके बाद में अपन बात करेंगे चरण 3 के बारे में। चरण 3 में अपन क्या करेंगे, इस रासायनिक समीकरण में सबसे अधिक परमाणुओं की संख्या वाले यौगिक का चयन करेंगे। तो इस रासायनिक समीकरण में Fe3O4 है जिसका अपन चयन करेंगे। इस चरण में सबसे अधिक परमाणुओं की संख्या वाले यौगिक का चयन करेंगे। जो कि उत्पाद में उपस्थित Fe3O4 है। इस यौगिक में सर्वाधिक परमाणु की संख्या वाला पदार्थ ऑक्सीजन है। चरण 3 में सेकंड
पॉइंट की बात करें तो बाईं ओर ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 1 है अभिकारक में, और उत्पाद में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 4 है। दाईं ओर अर्थात उत्पाद में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 4 है, और बाईं ओर यानी अभिकारक में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 1 है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करेंगे। ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए यहां लिखेंगे तत्व, यहां लिखेंगे अभिकारक में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु की संख्या, इसके आगे बात करेंगे उत्पाद में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु की संख्या, तत्व है, कौन से तत्व की बात कर रहे हैं अपन, ऑक्सीजन की। जो है अपन तत्व कौन सी की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, और ऑक्सीजन के लिए अपन बात करेंगे प्रारंभ में। तो अभिकारक में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 1 है, जो H2O में उपस्थित है, और संख्या कितनी है, 1 है। उत्पाद में अपन बात करें ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 4 है, जो किस में उपस्थित है, Fe3O4 में उपस्थित है। तो संतुलित करेंगे, तो संतुलित करने के लिए अब हम यहां देख रहे हैं कि अभिकारक में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 1 है और Fe3O4 में 4 है। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को समान करने के लिए, क्योंकि अपने को ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करना है, इसलिए इन दोनों संख्याओं को समान करने के लिए इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो Fe3O4 में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या वही रहने देंगे। अब अपन देख रहे हैं कि अभिकारक और उत्पाद में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या दोनों तरफ 4 है। अपन ने यहाँ 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो जो 4 जो नंबर है या संख्या है, ये गुणांक कहलाएगी। किसकी गुणांक कहलाएगी, ऑक्सीजन परमाणु की गुणांक कहलाएगी। तो अपन यहां लिखेंगे अभिकारक में ऑक्सीजन परमाणु को
संतुलित करने के लिए 4 गुणांक लगाकर 4H2 लिखेंगे। तो अपन लिख देते हैं, इसी समीकरण की बात करें अपन तो इसमें सबसे पहले अपन यहाँ बॉक्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। बॉक्स का फॉर्मेशन अपन ने कर दिया और ऑक्सीजन परमाणु के लिए अपन 4 गुणांक लिख देंगे। तो यहाँ पे अपन ने लिखा है 4 गुणांक। और ये जो समीकरण है ये आंशिक रूप से संतुलित समीकरण है। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण है। तो इस प्रकार से अपन ने चरण 3 को कंप्लीट किया। इसके बाद अपन चरण 4 के बारे में बात करेंगे। तो चरण 4 में क्या होगा कि जो Fe व हाइड्रोजन परमाणु संतुलित नहीं है, अतः इनमें से किसी एक तत्व जैसे हाइड्रोजन का चयन करेंगे व इसे संतुलित करेंगे। तो हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने के लिए अपन क्या करेंगे, एक टेबल का फॉर्मेशन करेंगे। तत्व अभिकारक में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, इसके बाद में बात करेंगे उत्पाद में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, तो अपन यहां बात कर रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे प्रारंभ में। प्रारंभ में अभिकारक में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, यहां लिखा है H2O। H के प्रारंभ में 2 लिखा है, 2 मल्टीप्लाई या गुणांक 4 है, तो 2 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 8। उत्पाद में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को काउंट करते हैं। उत्पाद में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है। ये 8 जो संख्या है हाइड्रोजन परमाणु किस में उपस्थित है, 4H2O में। और जो उत्पाद में 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं उनकी संख्या H2 में उपस्थित है। यहां तक बात होगी।
इसके बाद में अपन हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करेंगे, तो लिखेंगे संतुलित करने के लिए किस प्रकार से संतुलित करेंगे अपन, तो देखें अपन यहाँ अभिकारक में हाइड्रोजन परमाणु संख्या 8 है और उत्पाद में 2 है, तो अपन क्या करेंगे, इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये अपन ने 2 लिखा, ये इसके बाद में 4 लिखा, मल्टीप्लाई किया 8 हो गया। यह 4 क्या है, गुणांक है हाइड्रोजन परमाणु का, और इस 8 को ऐसे का ऐसे अपन लिख देंगे। तो अपन क्या करेंगे, अब जो उत्पाद में हाइड्रोजन जो परमाणु है, जो H2 लिखा है यहाँ पे, इससे पहले 4 गुणांक का प्रयोग करेंगे। उत्पाद में उपस्थित हाइड्रोजन अणु से पहले, हाइड्रोजन अणु चूंकि H2 है इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, अणु बोलेंगे। हाइड्रोजन अणु से पहले 4 लगाकर 4H2 लिखेंगे। तो उत्पाद में अपन 4 लिख देंगे H2 से पहले। तो इस प्रकार से अपन ने हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित कर लिया है। देखो एक बार, यहां भी 4H2 है, 4H2 दोनों तरफ संख्या कितनी है हाइड्रोजन परमाणु की, 8 है। इसके बाद में अपन बात करेंगे चरण 5 में आयरन परमाणु को संतुलित करने के लिए। चरण 5 में अपन बात करेंगे आयरन परमाणु को संतुलित करने के लिए। आयरन परमाणु को संतुलित करने के लिए तो अपन एक टेबल की फॉर्मेशन करेंगे। यहां लिखा अपने तत्व है, इसके बाद लिखेंगे अभिकारक में आयरन परमाणुओं की संख्या, इसके बाद में अपन लिखेंगे उत्पाद में आयरन परमाणुओं की संख्या, लिखेंगे उत्पाद में आयरन परमाणुओं की संख्या। तो अपन आयरन जो तत्व है इसकी प्रारंभ में बात करेंगे। अभिकारक में आयरन परमाणु की संख्या 1 है, Fe में 1, और उत्पाद में आयरन परमाणु की संख्या 3 है। यहाँ Fe3 लिखा है, Fe3O4 में Fe3 लिखा है, तो यहाँ कितना हुआ, 3 होगी आयरन परमाणु की संख्या। Fe3O4 में 3। अब इसको संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए अभिकारक में Fe परमाणु की संख्या 1 है, उत्पाद में 3 है, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को समान करने के लिए इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे
3 हो गया, इधर भी 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि Fe परमाणु को संतुलित करने के लिए अपने को Fe से पहले 3 गुणांक का प्रयोग करेंगे। किसमें करेंगे? अभिकारक में करेंगे। आयरन परमाणु को संतुलित करने के लिए तीन गुणांक का उपयोग कर 3Fe लिख देंगे। और ये 3Fe कहाँ लिखेंगे अपन? अभिकारक में लिखेंगे। तो ये अपन ने लिखा है 3F। तो इस प्रकार से अपन ने चरण 5 में आयरन परमाणु को भी संतुलित कर लिया है। इसके बाद में बात करेंगे चरण 6 के बारे में। इसके बाद में अपन बात करेंगे चरण 6 के बारे में। चरण 6 में अपन क्या करेंगे? जो इस रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या की गणना करेंगे और यह देखेंगे कि यह रासायनिक समीकरण संतुलित है या नहीं है। इस चरण में अभिकारक व उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या की गणना करेंगे। यदि इनकी संख्या समान होगी तो यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण होगी। तो अपन इस रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या की गणना करेंगे। तो यहां देखते हैं आयरन परमाणु की संख्या अभिकारक में 3 है, उत्पाद में भी 3 है। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या यहां लिखा 4H2, तो हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं? यहाँ पे 8 हैं। उत्पाद में कितने हैं? यहाँ लिखा 4H2, यहाँ भी 8 हैं। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या यहाँ 4 है क्योंकि यहाँ गुणांक में 4 लिखा है। और उत्पाद में जो Fe3O4 है इसमें भी ऑक्सीजन परमाणु कितने हैं? 4 हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद में समान है, अतः यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अतः यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। इस प्रकार से अपन ने चरण 6 को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में अपन बात करेंगे चरण 7 के बारे में। इसके बाद में अपन बात करेंगे चरण 7 के बारे में।
चरण 7 में अपन क्या डिस्कस करेंगे, जो पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जैसे ठोस, द्रव्य और गैस होते हैं, तो इनका अलग अलग सिंबल होता है और उन सिंबल को अपन यहाँ प्रदर्शित करेंगे। तो किस प्रकार से होता है अपन देखते हैं इसको। देखो, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव्य व गैस को अभिकारक व उत्पाद में निम्नानुसार या निम्न प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। यदि ठोस भौतिक अवस्था है तो अपन इसको एस से लिखेंगे, यदि द्रव्य भौतिक अवस्था है तो इसे स्मॉल एल से लिखेंगे, और यदि गैस भौतिक अवस्था है तो इसे स्मॉल जी से लिखेंगे। इन चीजों को अपन लिखेंगे। और इसके अलावा अपन एक और महत्वपूर्ण बात करें, यदि किसी यौगिक का जल में घोल है तो उससे हम AQ से लिखेंगे। अपन आयरन की बात करें तो आयरन सॉलिड अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है, तो इसके जो है इसके नीचे अपन लिखेंगे SH2O। यहाँ पे भाप के रूप में काम में ली गई है, और जो भाप होती है वो गैसीय अवस्था होती है, तो यहाँ पे अपन स्मॉल जी लिखेंगे। Fe3O4 सॉलिड अवस्था में होता है, S लिखेंगे। हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में है, स्मॉल जी लिखेंगे। तो इस प्रकार से अपन इन भौतिक अवस्थाओं का प्रयोग किया है, और अब यह जो समीकरण है ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। कहने का मतलब क्या है, जब अपन ने चरण 6 को कंप्लीट किया था उसी समय यह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाई थी, और चरण 7 में अपन ने इनकी सबकी जो भौतिक अवस्थाएं हैं उनको लिख दिया है। तो इस प्रकार से अपन ने चरण 7 को कंप्लीट कर लिया है। और आप बने रहें यूं ही साइंस क्रिस्टल क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।